श्रोताओं, अक्टूबर माह को स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में जाना जाता है और आज ऐसी एक महिला हमारे बीच हैं जो कैंसर रोगियों के लिए सपोर्ट ग्रुप चलाती हैं, उनके लिए जागरूकता के कार्य करती हैं और आप हैं सारिका राणा। सारिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। सारिका जी, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि क्या करती हैं, क्या आपकी एजुकेशन है, कहाँ से हैं आप? मैं उत्तराखंड से हूँ, चमोली से बिलोंग करती हूँ और पिछले काफ़ी वर्षों से लगभग 1 दशक से हम देहरादून में हैं। मेरी शिक्षा मैंने बायोटेक्नोलॉजी में मास्टर्स किया है। इसके बाद मैंने रिसर्च क्षेत्र में थी। मैं पूसा में थी जब मुझे कैंसर डायग्नोस हुआ। अच्छा, आपको खुद जी कैंसर जी, हो मैं कैंसर सर्वाइवर हूँ। तो अभी लगभग 10 साल मुझे पूर्ण होने वाले हैं कैंसर डायग्नोसिस को। तो पूसा में रिसर्च के दौरान ही जब मुझे ये डायग्नोस हुआ था, ट्रीटमेंट चल रहा था, तो तभी मैंने ये कैंसर पेशेंट सपोर्ट ग्रुप स्टार्ट किया। तो अब मैं पूर्ण रूप से इसी क्षेत्र में काम करती हूँ। हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन से हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि कैंसर सर्वाइवर आप हैं और उनके सपोर्ट के लिए आप ये कार्य कर रही हैं। हम जानना चाहेंगे कि कब आपको लगा, कब पता चला कि आपको कैंसर है और कैसे आपका ये संघर्ष आगे बढ़ा, कैसे आपने इस पर विजय पाई? तो 2013 में जब मैं जॉब करती थी, उसी दौरान मुझे अपने कुछ एक गांठ सी महसूस हुई चेस्ट के आसपास। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरा क्षेत्र ही बायोटेक्नोलॉजी रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे अंदेशा हुआ शायद ये कैंसर हो सकता है। कुछ मुझे ऐसे सिम्टम्स प्रतीत हुए, तो फिर मैं जांच के लिए गई। वहाँ पे आरंभिक जो जांचें हुई, उन्हीं दौरान मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। तो आरंभ में तो ये सुनना ही बहुत ज़्यादा मेरे लिए दुखद भी था और शायद मैं इसको एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रही थी कि मुझे कैंसर हो सकता है, क्योंकि परिवार में कभी किसी को कैंसर नहीं रहा। तो इस प्रकार से ये मेरा जो सफ़र है एक कैंसर का, रोगी से लेके आज मैं कैंसर के क्षेत्र में जागरूकता का काम कर रही हूँ, तो यहीं से शुरू हुआ है। तो कौन कौन से पड़ाव थे जिनसे आप गुजरी और क्या कभी बहुत निराशा थी? जी सर, बिल्कुल। जब मुझे प्रारंभ में जब पता चला, तो वही मुझे एक्सेप्ट करना कि मुझे कैंसर है, क्योंकि जीवन में हम जब भी कठिन परिस्थितियों में आते तो हम सबको यही लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ गलत क्यों हुआ। तो वो एक फेज था, मैं उसमें काफी अवसाद में रही, काफी डिप्रेशन में रही। पर धीरे धीरे मेरे साथ सबसे अच्छा ये हुआ कि सपोर्ट सिस्टम मेरा बहुत अच्छा था। चाहे मेरे साथ काम करने वाले लोग हों, मेरे रिसर्च के लोग हों, डॉक्टर्स हों, सबने मुझे मानसिक रूप से तैयार किया कि मैं इस पे विजय पा सकती हूँ। और इस प्रकार से मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ, सर्जरी हुई, कीमोथेरेपी हुई। कीमोथेरेपी का अनुभव भी मेरे लिए काफी, मैं ये नहीं कहूंगी कि अच्छा था, काफी संघर्षपूर्ण रहा। फिजिकल रूप से आपके बाल निकल जाते हैं, आपकी बॉडी वीक होने लगती है, जो भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, आपको खाने का स्वाद नहीं आता है। तो ये सब भी एक कीमोथेरेपी संघर्षपूर्ण रहा। उसके बाद मेरा रेडिएशन हुआ लगभग 1-1.5 महीने तक। तो ये सारी एक जर्नी रही। पर कहते हैं कि आप जब जिंदगी के इन्हीं चीजों से बाहर निकलते हैं तो जिंदगी का आपको देखने का तरीका बदल जाता है। आपके अंदर कुछ ना कुछ विजडम डेवलप हो जाती है जो आप समाज में बांटना चाहते हैं। तो शायद इन्हीं ने मुझे आज एक बहुत ज्यादा सशक्त भी बनाया है और मैं जिंदगी को एक खूबसूरत रूप में भी देखती हूँ। सारिका जी, आप बधाई की पात्र हैं कि इन संघर्षों से आप बाहर निकले। आपने कहा कि आपके साथी रिसर्च में जो आपके जो सहयोगी थे, डॉक्टर्स थे, सबने सपोर्ट किया। परिवार का क्या सपोर्ट रहा? एक्चुअली मेरे पेरेंट्स नहीं है, तो उस हिसाब से मैं ये नहीं कहूँगी कि वो कोई कमी थी, पर वो बैलेंस रहा। ईश्वर कहीं ना कहीं से एक माध्यम भेज देता है। तो वो जो भी एक कम्युनिटी का मेरे लिए एक साधन रहा, चाहे वो इमोशनल रूप में रहा या ट्रीटमेंट के रूप में रहा, तो बहुत सशक्त रहा। ये तो आपने जो बताई कहानी वास्तव में बहुत लोगों को प्रेरित कर सकती है सारिका जी। हम अब जानना चाहेंगे कि आप कैंसर पेशेंट्स के लिए एक सपोर्ट ग्रुप चलाती हैं, इसकी प्रेरणा भी आपको स्वतः ही हुई होगी। अब जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये ग्रुप चलता है, कैसे आप सपोर्ट करते हैं, कौन कौन लोग हैं जो आपके साथ जुड़े हैं? देखिए, आवश्यकता मुझे कहाँ महसूस हुई, जब मेरा ट्रीटमेंट चलता था। जैसे कि आपको पता है काफी लंबा ट्रीटमेंट होता है, तो कई पेशेंट्स होते थे, वो मुझसे पूछते थे कि ये रिपोर्ट में क्या लिखा है, जरा पढ़ दो, या रिपोर्ट पॉजिटिव है कि नहीं, या कीमो के दौरान पूछते थे मैं क्या खाना चाहिए, क्योंकि पर्टिकुलर न्यूट्रोपेनिक डाइट कहते हैं कीमो में जिसे लेते हैं, कि आपका ब्लड काउंट भी गिर जाता है। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं आप जीवन में जिस विधा से जुड़े होते, जैसे मैं साइंस से जुड़ी थी, तो मुझे लगा मेरा नॉलेज और मेरी अपनी जो ये यात्रा है कैंसर की, ये लोगों की मदद कर सकती है। क्योंकि इंडिया में इलिटरेसी इतनी है, पेशेंट एजुकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो वहीं से मेरे मन में विचार आया कैंसर पेशेंट सपोर्ट ग्रुप बनाने का, जहाँ पे जो लोग ट्रीटमेंट से गुजर रहे हैं, हम उन्हें सही सटीक
जानकारी दे पाए, उनके परिवार वाले हों, और वो एक दूसरे को देख के प्रेरणा भी ले सकें कि हम भी इसको फाइट कर सकते हैं, वो संघर्ष को जीत सकें। तो ये कैंसर सपोर्ट ग्रुप स्टार्ट किया मैंने कुछ कैंसर पेशेंट्स के साथ और अपने रिसर्च के फ्रेंड्स के साथ कि हम एक समाज में वैज्ञानिक जानकारी दें। कई बार तथ्योपरक जानकारी नहीं होती है या भ्रामक तथ्य फैलाए जाते हैं, तो साइंस फॉर सोसाइटी थीम लेके हमने ये शुरुआत की इसमें मेरे साथ, जैसे मैंने बताया, कैंसर सर्वाइवर्स हैं, मेरे रिसर्च के फ्रेंड हैं, और हम कैंसर जागरूकता पे काम करते हैं, हम पेशेंट एजुकेशन पे काम करते हैं, हम काउंसलिंग करते हैं। अब देखिए, इसका ब्रेस्ट कैंसर इंडिया में सबसे डोमिनेंट जिसे कहते हैं इस समय है। पहले सर्वाइकल कैंसर को कहते थे, अभी हमारे जितने भी डाटा हैं कि ब्रेस्ट कैंसर है। मैं खुद का अनुभव बताऊं तो मुझे हर हफ्ते कॉल आते हैं कि एक काउंसलिंग है सारिका, तुम बात करो कि पेशेंट है या फैमिली है। तो इस प्रकार से हम ये कार्य करते हैं, कैंसर पेशेंट सपोर्ट ग्रुप चलाते हैं। कितने लोग हैं आपके साथ? लोग तो सर, अगर हम कैंसर पेशेंट ग्रुप की बात करें, जैसे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह भी है, तो 50-60 तकरीबन लोग हैं, लोग जुड़ते रहते हैं। तो कार्य क्षेत्र क्या है, कहाँ तक आपकी पहुंच है? जी सर, हमने दिल्ली में स्टार्ट किया था। अभी जैसे मैं देहरादून से हूँ, इसके अलावा हमारे मेंबर जैसे कोई लखनऊ से है, कोई बिहार से है, जितने भी जो जिस क्षेत्र से है वहाँ हम सब एक्टिव है। मोस्टली हम नॉर्थ इंडिया में एक्टिव है। तो कैंसर पेशेंट्स और उनके परिजन जो आपसे जुड़ना चाहते हैं वो कैसे जुड़ सकते हैं? सर, हम सोशल मीडिया पे सभी जगह मौजूद हैं। वहाँ पे कोई भी हमें मैसेज कर सकता है कि हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, फिर हम उसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप के लिए हम पेशेंट्स प्राइवेसी मेंटेन करते हैं कि जो भी हो उनकी प्राइवेसी मेंटेन रहे। तो हम कंफर्म कर लेते कि हाँ, ये पेशेंट सही है, परिजन ही है इसके, उसके बाद हम उसे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करते हैं। तो हम सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हैं, आनंदी शिरोज नाम से। जी, एक बार पुनः बता दें। आनंदी शिरोज। आनंदी नाम हमने भारत की पहली महिला डॉक्टर थी आनंदी, उनके नाम से रखा है, तो ये याद रहेगा शायद। आनंदी शिरोज होता है फीमेल, जिसे हीरो हम कहते हैं, तो आनंदी शिरोज नाम से हम सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हैं। आमतौर पर एक कैंसर पेशेंट के पास किस तरह की समस्याएं आती हैं, किन समस्याओं से वो जूझता है? जी सर, ये आपने काफी अच्छा प्रश्न पूछा। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं हॉस्पिटल में थी तो मैं देखती थी जो छोटे बच्चे होते हैं तो दे आर फुल ऑफ एनर्जी, उन्हें पता ही नहीं क्या हो रहा है, मतलब उनके हाथ में पोर्ट्स लगे हैं कीमो के और वो खेल रहे हैं। दे आर अनअवेयर ऑफ व्हाट इज कैंसर, दे ट्रीट इट एज अ नॉर्मल डिजीज। जो ओल्ड एज एल्डरली पेशेंट्स होते हैं दे कंप्लेन अबाउट पेन, बट जो यंग होता है इनमें सबसे ज्यादा इमोशनल डिस्टर्बेंस आप जिसे कहते हैं कि आप जिंदगी के उस पड़ाव में हैं जहाँ पे आपको पर्सनल लाइफ भी देखनी है, प्रोफेशनल लाइफ भी देखनी है, और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कैंसर ने आपकी लाइफ स्टक कर दी है। तो सबसे ज्यादा जो मैं कहूंगी ये इमोशनल, भावनात्मक रूप से हमें सशक्त करना पड़ता है, वो युवा वर्ग को करना पड़ता है या फिर महिलाएं हैं। तो इस प्रकार से मैं कहूंगी कि एज फैक्टर बहुत मैटर करता है, महिला पुरुष होना बहुत मैटर करता है, और आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी मैटर करता है, फिनेंस मैटर करता है। जैसे इंडिया में हम फाइनेंस को लेके कि इंश्योरेंस को लेके, मेडिकल इंश्योरेंस नहीं होता है कि अवेयर नहीं है, तो ये दिक्कतें भी ट्रॉमा का मतलब एक तरह से स्ट्रेस का कारण हो सकती है। तो हम लोगों को जागरूक करते हैं कि कैंसर किसी को भी हो सकता है। देयर आर 1000 रीजंस ऑफ कैंसर। जैसे हम अभी ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो डेटा कहते हैं कि सिर्फ 5 से 10% कैंसर ही हेरिडिटरी होते हैं, मतलब आनुवंशिक होते हैं, बाकी सारे तो नॉन हेरिडिटरी हैं। तो इस प्रकार से आपको सचेत रहना है, ना हो आपको बट आप सचेत रहें इस मामले में। तो कौन सी वो छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखा जाए? जी सर, जैसे हम पर्टिकुलरली इंडिया का लें रीजन, तो हमारे यहाँ पे जो मुख्यतः ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं वो नॉन हेरिडिटरी ज्यादा है, मतलब उतने एग्रेसिव टाइप के नहीं होते हैं। इंसिडेंस रेट भी पाश्चात्य देशों की तुलना में कम है, लेकिन हमारे यहाँ सर्वाइवल रेट कम है, मौतें ज्यादा होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि लोग लेट स्टेज में डायग्नोस होते हैं। तो हम मेन यही करते हैं कि आरंभिक में लक्षणों की आप जांच करें, आपको जानकारी हो और आप इससे उबर सकें। दूसरा, हमारे यहाँ भ्रामक तथ्य बहुत फैलाए जाते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है। अब हमारे यहाँ पे इतने कल्चरल बैरियर्स हैं, तो इतनी ओपननेस नहीं है, लोगों को लगता है ब्रेस्ट कैंसर मतलब ब्रेस्ट रिमूवल, जबकि ऐसा नहीं है। अब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, जैसे आपको अगर आरंभिक अवस्था में पता चल गया तो सिर्फ ट्यूमर को निकाला जाएगा। इसे गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ ट्रीटमेंट कहते हैं कि पूरी ब्रेस्ट रिमूवल की जरूरत ही नहीं है, इट्स अनवांटेड। जितने भी एक्सपर्ट होंगे वो टिश्यू लॉस कम से कम करेंगे आपकी बॉडी में। तो ये डर भी कहीं कहीं यंगर वीमेन में, जैसे हमारा डाटा कहता है कि 40 साल से कम उम्र की महिलाओं में भारत में स्तन कैंसर बढ़ रहा है। तो ये जो डर है ट्रीटमेंट को लेके, इस सारी जानकारियों से हमें परिचित होना पड़ेगा, डरना नहीं है। तो एक कल्चरल बैरियर मैं कह सकती हूँ कारण है, लेट
स्टेज में डायग्नोस होना एक कारण है। अच्छा सारिका जी, इच्छा शक्ति की क्या भूमिका है कैंसर के इलाज में? सर बहुत बड़ी भूमिका है। ले लीजिए कि लड़कियों का एक भी बाल गिरता है तो कहती है आजकल बाल बहुत झड़ रहे हैं, और आप देखिए कैंसर में तो सारे बाल झड़ जाते हैं, है ना। आपको बॉडी इमेज इश्यू होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, आगे का लाइफ में क्या होगा, तो यू फील ओके इन योर बॉडी। आपके बाल नहीं बट यू आर ब्यूटीफुल इनसाइड और आउटसाइड, राइट। जैसे लोग कहते हैं कि मैंने कैंसर पेशेंट्स के लिए बाल डोनेट किए, तो मुझे कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती। अगर कोई महिला बिना बालों के भी सोसाइटी में आना चाहती तो एक्सेप्ट करिए उसकी फाइट। लेट हर लिव द वे शी वॉन्ट्स टू लिव, विद हेयर और विदाउट हेयर। कैंसर हमें यही सिखाता है भारतीय महिलाओं में, जैसे हमारे थोड़े कल्चरल बैरियर्स हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, तो हमें हमेशा बचपन से यही सिखाया जाता है कि सहन करो। तो कई बार अपनी हेल्थ को हम पीछे कर देते हैं, सेल्फ प्रायोरिटी नहीं देते हैं जीवन में खुद को। तो कैंसर हमें सिखाता है सेल्फ प्रायोरिटी क्या है, अपनी हेल्थ को आगे रखना, सेल्फ केयर करना, यही सब चीज़ें आपको कैंसर सिखाता है, जो आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। आपने कहा कि जो युवा है उनके साथ कई इमोशनल इश्यूज भी होते हैं और उनको वो अगर कैंसर के पेशेंट हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है जी। लेकिन हम देख रहे हैं कि युवा कई तरह के कैंसरों से ग्रसित हैं, खास तौर से वो नशे की ओर ज़्यादा प्रवृत्त हो रहे हैं और ओरल कैंसर जो माउथ का कैंसर है ये ज़्यादा देखने में आता है युवाओं में। तो आप क्या सलाह देंगी युवाओं को? हाँ सर, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। आई कैन से दिस इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट दिस क्वेश्चन। एक्चुअली मुझे क्या लगता है कि हम कहीं ना कहीं अपनी मानसिक स्वास्थ्य को इग्नोर करते हैं। ठीक है, आप मेंटली खुश नहीं हैं, आप मेंटली लाइफ के साथ इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे हैं, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ इंप्रूवमेंट, आप एडिक्शन की ओर बढ़ेंगे। आपको मन में आपकी क्लैरिटी नहीं है, शरीर से प्यार नहीं है, एडिक्शन जाएंगे। तो मैं यही कहूंगी कि इन आदतों से दूर रहे। जीवन एक खूबसूरत देन है ईश्वर की, इसका भरपूर इस्तेमाल करें, अपने लिए, समाज के लिए कुछ करें। यही मेरा कहना होगा जो एडिक्शन करते हैं कि जीवन खूबसूरत है, आप इसको दोबारा से एनालिसिस करिए, दोबारा से देखिए, दूसरी नजरों से देखिए, तो बहुत खूबसूरत है दुनिया और आप ये कर सकते हैं, नशे को छोड़ सकते हैं। अंत में क्या कहना चाहेंगी, क्या संदेश है आपका इस कार्यक्रम के माध्यम से? मैं यही कहूंगी कि हम इंडिया को आज हम विश्व में इतनी पहचान बना चुके हैं, तो हमारा जो आनंदी शिरोज का लक्ष्य है वो यही है, साइंटिफिकली अवेयर पीपल। हम एक समाज बनाएं जहां सभी लोग वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर जागरूक हों और हम हेल्थ सेक्टर के क्षेत्र में भारत को मजबूत करें। अभी जैसे हम कोविड देखते हैं ना, कोविड ने स्टक कर दिया, कोविड ने बताया कि हेल्थ सेक्टर सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है हमारे समाज की। तो मैं यही कहूंगी कि खुश रहें, जीवन से प्यार करें, खुशियां बांटें, अपना ध्यान रखें। सारिका जी, आज आप इस कार्यक्रम में आई और आपने बहुत ही प्रेरक बातें हमारे श्रोताओं के समक्ष रखी। आकाशवाणी स्टूडियोज आने पर आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।